गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? गुड। बच्चों, सैटरडे को जो एक टेस्ट था, कैसा रहा आप सबका? वन बाय वन बताइए। सरबजीत, आपका कैसा रहा बेटा टेस्ट? अच्छा था। अच्छा था। चलिए नेक्स्ट, तो सारिका आपका? Sir, I was unable to attempt it because of some reason. हाँ बेटा, दोबारा से रिपीट कीजिए। Sir, I was unable to attempt the test. अनेबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट, ओके। टेक्निकल टीम से आपने सपोर्ट लिया बेटा इस रिगार्डिंग? नितिन जी के नंबर थे आपके पास, उनसे सपोर्ट लेते? Actually, I was not at home. ओके ओके, ठीक है बेटा। फिर भी ट्राई कीजिएगा, टेस्ट वगैरह को स्किप ना करें, है ना, नेक्स्ट टाइम से। ठीक है बेटा? यस। चलिए, आयुषी, Yes, sir. कैसा रहा एग्जाम? Sir, good. गुड, ठीक है। आर्यन? सर अच्छा रहा। अच्छा रहा, ठीक है। नेक्स्ट, वैष्णवी आपका? Yes, sir, it was good. गुड, ठीक है बेटा। जैद मलिक आपका? सही था सर, अच्छा। ठीक था, ओके। मयूरी आपका? Good, sir. गुड, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों के कमेंट्स अच्छे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत हो तो आप मुझे पोस्ट कर देना, मैं उसे बता दूंगा आपको, ठीक है। आई थिंक लेवल अच्छा था इस बार, जो टेस्ट था उसका लेवल अच्छा था, है ना बच्चों? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो हमें हमारी प्रैक्टिस को इसी लेवल से रखना है। ऑल्दो जो नीट का पैटर्न है, नीट का एग्जाम है, वो इससे थोड़ा सा 10 या 20% नीचे ही होगा, ये मान के चलिए। पर फिर भी हमें हमारी प्रिपरेशन को इस लेवल पे हम रखेंगे तो हम उस लेवल पे जा पाएंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे 45 क्वेश्चन है, आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बच्चों लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे जो आसान होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 10-15 क्वेश्चन होंगे जो मीडियम लेवल के होंगे, पर दो पांच क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी, और उन क्वेश्चंस के लिए हमारी प्रैक्टिस जरूरी है। हम 35 से 40% 40 क्वेश्चन तो कर लेंगे, पर हमारी उन 5 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये लेवल जो पेपर का था वो उसी को मैच करने के हिसाब से है बच्चों, ठीक है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. चलिए ठीक है बेटा। स्क्रीन Yes, विजिबल हो sir. रही ना आपको सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes. ओके बेटा। तो लास्ट टर्न पे हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो बच्चों? यस सर। यस, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, तो द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज गिवन एज पी स्क्वायर बाई 2m। इट इज पी स्क्वायर बाई 2m। हमने देखा था ये किस तरीके से मिला। अगर हाफ एम वी स्क्वायर को हम m से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। और mv क्या होता है बच्चों? mv ही मोमेंटम होता है, ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ पी स्क्वायर बाई एम। और यहीं से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जब मोमेंटम को चेंज करूंगा तो किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ठीक है बच्चों। अनदर काइंड ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज द, हाँ बोलिए बेटा। सो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशंस एक और भी तो हो सकता है, हाफ पीवी। हाफ पीवी। पी पी बिल्कुल हो सकता है बेटा, ठीक है, हो सकता है, पर जनरली हमें यही रिलेशन यूज आएगा, ठीक है। कभी अगर जरूरत पड़े तो बहुत रेयरली जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मेन जो फॉर्मूला है पी स्क्वायर बाय 2m ही यूज आने वाला है बेटा, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करते हैं, कोई भी बॉडी की अगर हम वेलोसिटी चेंज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन हम लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब किसी
बॉडी में अगर हम मोमेंटम को चेंज करते हैं, ठीक है, हमने कह दिया किसी क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा कि हम वेलोसिटी की बात ना करें, हम मोमेंटम की बात करें कि किसी बॉडी का मोमेंटम इतना चेंज करें, तो वहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हम वेलोसिटी चेंज करके मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं और मास को कांस्टेंट मान लेते हैं मोस्टली केसेस में, कि अगर मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं और मास कांस्टेंट रहने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब बच्चों क्या होगा, मान लीजिए आप ये जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ पी इंटू वी, ठीक है, तो इस रिलेशन को, ठीक है, रिलेशन गलत नहीं है, पर अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दे दिया कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमने 10% से चेंज कर दिया, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो आप क्या डायरेक्टली ये लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। बट ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी, हाँ या ना? बोलिए सरबजीत, समझ में आया आपको मेरी बात? यस अगर सर। इस रिलेशन से देखें हाफ पीवी, तो यहां से आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट कब है, जब वेलोसिटी को कांस्टेंट माना जाए, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट माना जाए तो उस केस में हम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है। चलिए, तो यस सर। कोशिश कीजिए ये रिलेशन से जिनसे हमारे बेस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर काइंड ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने सिंपली डिफाइन किया था, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने बात की थी, मैं दोबारा से बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ लेके गया, इस पे जब मैं इसे ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, इस पे वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा बच्चों, हाँ या ना? जब मैं इसे ऊपर की तरफ लेके गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ऊपर की तरफ और इसका वेट एक्ट कर रहा था नीचे की तरफ, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हुआ है बच्चों, हाँ या ना? यहाँ पे जो Yes, sir. वर्क हुआ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, एंड द वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग, चलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? क्या ये माइनस mg डी के MGH. बर डी मान लो या h मान लो, कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने कोई d डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस mgd। मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होता, वो एक्सटर्नल फोर्स ही तो इसे ऊपर ले गया होगा, हाँ या ना? मान लीजिए अगर मैं इसे कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि इसका वेट mg है, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, अगर मैं इसे कांस्टेंट स्पीड से लेके जाऊं, कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है या कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है, तो क्या इसका नेट फोर्स जीरो होगा? Yes, sir. नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया है, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर mg के बराबर हो गया, इफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mg, देन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। और अगर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से चल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, द वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स will be equals to minus times of work done by the gravitational force, yes or no? Yes, sir. यस सर। Yes. So work done by the gravitational force is minus wg, जो कि हो जाएगा mgd। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? mgd
डी के बराबर हो जाएगा। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है, ध्यान से सुनना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है इस बॉडी को मूव कराने के लिए विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाऊंगा, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा? नो सर। नो सर। नो। तो विदाउट एनी चेंजेस काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इसे लेके गया तो यहाँ पे इसकी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो हो जाएगा mgd। और यही वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, ये वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क डन इसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा U इक्वल्स टू mgh। अब हमें फिलहाल ये याद रखना है, या तो mgd या mgh, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से कोई h हाइट या कोई d हाइट तक में रेज करूंगा तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? mgh के बराबर आ जाएगी। ये पोटेंशियल क्यों आ रही है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको लिफ्ट करने के लिए। यस और नो? यस सर। यस। Yes, sir. चलिए, अब ये ब्लॉक चल गया ऊपर की तरफ, अब ये आएगा वापस नीचे की तरफ। मान लेते हैं इस ब्लॉक को अब हम नीचे ला रहे हैं, तो नीचे लाने के लिए क्या हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? नो सर। नो। नो No, सर। नीचे जब ग्रेविटी। नीचे लाएंगे तो ग्रेविटी एक्ट करेगी बेटा, नीचे लाएंगे तो ग्रेविटी एक्ट करेगी। और अब कौन एक्ट कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है? जब ऊपर लेके गए तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा था, जब नीचे ला रहे हैं तो ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ग्रेविटी वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। मान लेते हैं कि ग्रेविटी mg इस ब्लॉक को कोई h हाइट से नीचे ले आई, mg इस ब्लॉक को किसी h हाइट से नीचे ले आई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो जाएगी? mgh के बराबर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों? यस सर। यस। तो दो चीज है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है अगेंस्ट द सिस्टम तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल हाँ, बोलिए बोलिए बेटा। कुछ नहीं। चलिए, तो यही मैं बोला था, अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी वर्क कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे U इक्वल्स टू mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE हमने लिखा था। ये क्यों लिखा था बच्चों? क्योंकि G की जो वैल्यू रहती है यूनिवर्सल, सॉरी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो नियर द अर्थ सरफेस तो कांस्टेंट होती है। कितनी होती है बच्चों? वो 9.8। 9.8 मीटर पर सेकंड 9.8। स्क्वायर। बट अगर मैं हाइट को चेंज कर दूं, अगर हमारे पास जो h इन्वॉल्व है अगर वो रेडियस के कंपैरिजन का है, r/2 r/4 या r/5, तो उस कंपेरेबल हाइट में क्या होता है बच्चों? g की वैल्यू चेंज हो जाती है। उस केस में अगर g की वैल्यू चेंज होती है, कब होगी g की वैल्यू चेंज? जब h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में हो तो g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जी आएगी U इक्वल्स टू mgh अपॉन r प्लस mgh अपॉन 1 प्लस h बाई RE। ऑल्दो इस चैप्टर में फॉर दिस चैप्टर ओनली वर्क पावर एनर्जी, अभी हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम फिलहाल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि जो भी हमारी हाइट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी वो ज्यादा बड़ी हाइट्स नहीं होंगी। 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर। बच्चों 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, क्या रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, क्या ये कंपेरेबल है? नेग्लेक्टेबल है? यस नो और सर। नो? तो इस केस में, इस चैप्टर में फिलहाल U इक्वल्स टू mg ही हम यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस। यस। चलिए, अब रिलेशन देखते हैं। एक तो मैंने बात की यहाँ पे
एक्सटर्नल फोर्स से लगा के। अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की बच्चों, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो सिंपल सा स्टेटमेंट अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए बच्चों, तो इट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, द वर्क डन बाय, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बेटा। इस स्क्रीन नहीं विजिबल है। स्क्रीन रीशेयर कर दीजिए। जी बेटा। नाउ इट इज विजिबल। यस सर। Yes, sir. Yes. The work done by all the forces is equals to the change in kinetic energy work done by all the forces is equals to the change in kinetic energy of the system. Mathematically, it can be written as summation of work done by all the forces, summation W, ये क्या हो गया बच्चों, work done by all the forces is equals to change in kinetic energy। बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? यस सर। यस, यस सर। लिख लीजिए। चलिए, तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स के लिए। फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर बच्चों कांस्टेंट होता है तो क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है? अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन Yes. के लिए हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यस और नो बच्चों? फॉर Yes, कांस्टेंट sir. एक्सेलरेशन, यस सर। डायरेक्ट में लिख देता हूं, फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 1/2m से मल्टीप्लाई कर दूं, और मल्टीप्लाइंग the above equation with हाफ m, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बी 1/2 v स्क्वायर माइनस 1/2m, v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m a s। बच्चों v क्या था हमारे पास, कोई बता सकता है? व्हाट वाज v? इज इट फाइनल वेलोसिटी? Yes, sir. Yes, u sir. was Yes. initial velocity, a was constant acceleration and s is displacement। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाफ एम वी स्क्वायर, अगर वेलोसिटी फाइनल है तो हाफ एम वी स्क्वायर किस टाइप की एनर्जी बनाएगा? Kinetic एक्सक्यूज energy. मी सर। काइनेटिक एनर्जी किस टाइप की? हाँ बोलिए बेटा। सर ये MAS होगा। एम ए एस, यस S. यस यस, ऑलरेडी 2 था ना,
रुक जाइए, इसे मैं रीराइट कर देता हूँ, m/2 इंटू 2as, ठीक है बेटा। चलिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, के ई फाइनल। हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों इसी तरीके से, काइनेटिक इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक विल इनिशियल। बी इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम ए एस, एम ए क्या होता है बच्चों, सर Force. Force. यस, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ, एम ए विल बी एफ, सो एफ इंटू एस, और एफ इंटू एस क्या होता है बच्चों, वर्क डन, Work done. यस सर। Yes, yes, it is work done, so w, so work done is equals to क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ओके बच्चों, yes, sir. यस। तो ये तो हमने बात कर ली Yes. बच्चों, कांस्टेंट फोर्स के केस में जब बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरीके से वर्क करेगी, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मान लीजिए किसी बॉडी पे वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी बॉडी पे वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। बच्चों फोर्स अगर वेरिएबल है तो क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी इंस्टेंट पे, मान लेते हैं वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। मैं काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो इधर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डीके बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर dt। बच्चों ये बात क्लियर है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया है मैंने। चलिए, तो ये Yes, यहाँ sir. से हमें क्या मिलने वाला है, देखो 1/2m तो कांस्टेंट रहेगा, 1/2m डी वी स्क्वायर अपॉन डी टी, यस और नो बच्चों, यस सर। यस। Yes, sir. चलिए, तो v स्क्वायर का मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, हो सकता है वेलोसिटी खुद भी टाइम का फंक्शन हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, विल इट बी v स्क्वायर का 2v इंटू dv बाई dt हो जाएगा बच्चों, v Yes, स्क्वायर sir. का डिफरेंशिएशन भी 2v इंटू dv बाई dt। ओके बच्चों, और dv बाई dt क्या होता है, तो Acceleration. एक्सेलरेशन। Acceleration. अब देखो, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखें तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, सो वी कैन राइट dk बाई dt विल बी इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी m dv बाई dt इंटू v, yes or no, and it can be written Yes, as sir. dk by dt equals to m dv by dt क्या होता है बच्चों, dv by dt एक्सेलरेशन हो जाता है। फर्दर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सिंस मुझे वर्क डन लाना है, चलिए इधर तो dk क्या दे देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम दे देगा, बट यहाँ पे भी वर्क बनाना है, तो वर्क बनाने के लिए क्या लिख सकता हूँ, v को मैं क्या dx by dt लिख सकता हूँ बच्चों, यस सर। यस, v को dx बाई dt लिख देता हूं। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये हो जाएगा d, सॉरी, dk बाई dt विल बी इक्वल्स टू f इंटू dx बाई dt, और इस इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूं, dk इक्वल्स टू f डॉट dx, यस और नो, क्या इस Yes, sir. इक्वेशन को लिख सकते हैं, dk इज इक्वल्स टू f डॉट dx,
इंटीग्रेट कर देता हूं मैं दोनों साइड से कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से काइनेटिक एनर्जी फाइनल तक यहाँ पे चेंज हुआ है और x की वैल्यू किसी वैल्यू x1 से x2 तक चेंज हुई है। x की वैल्यू x1 से x2 तक चेंज हुई है और इस मोशन में बॉडी के x1 से x2 तक जाने में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से फाइनल ये चेंज हुई है। सो डेल्टा के ई या के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स वन टू x2। वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता था? यही तो होता था इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। यस और नो बच्चों? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स एंड इट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू कर देता हूं। तो यहां से भी क्या मिला मुझे? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? यस सर। यस। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको वापस से रिकॉल करते हैं चीजों को। अल्टीमेटली जो हमारे पास बात निकल के आई है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो क्या आई है बच्चों? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या निकल के आई है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। A ball of mass 1 kg is projected with speed 10 meter per second from top of a tower of height 20 meter. What should be its speed when it is at a vertical distance of 10 meter below the point of projection? देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से 1 kg की बॉल को बच्चों, बिल्डिंग के टॉप से 1 kg की बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। डायरेक्शन का हमें कोई सेंस नहीं दिया गया है। ये जो बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की है और 1 kg की बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया है। व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट अ वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? तो 10 मीटर बिलो जब ये आ जाएगी बच्चों, तब इसकी स्पीड क्या होगी? इस पॉइंट पे इसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर हम बात करें कि जब ये बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगी 10 मीटर, इस पे और कोई फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रहा। बॉल को जब हमने थ्रो किया, इस पे केवल और केवल एक फोर्स एक्ट करेगा। वो फोर्स कौन सा रहने वाला है बच्चों? ग्रेविटी। ग्रेविटी। एक ही, Gravitational. यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? Vertically downward. डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। Downward. हम किस मोशन की बात करें? डिस्प्लेसमेंट किस मोशन में लिया है हमने? वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर है। तो इस पे जो वेट लग रहा है वो mg के बराबर है और मान लेते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, हमें इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, क्या करना है हमें? यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? एम जी डी के बराबर हो जाएगा। यस और नो? यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज एम जी डी। ठीक है, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिंस द मास ऑफ बॉल इज 1 kg, so the weight will be 1 into 10 into 10 will be equals to, हमें निकालने पॉइंट पी पे वेलोसिटी।
चलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ m v का स्क्वायर, v क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट p जो हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, सर 10. 10, सो इट विल बी 10 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 1/2, या ये हो जाएगा सिंपली v स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू 100 जो कि हमें दे देगा 50, इट मीन्स v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 50 जो कि हो जाएगा 150, v स्क्वायर इक्वल्स टू 300 एंड v इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूं 10√3 मीटर पर सेकेंड, बोलिए। यस सर। यस चलिए अब आप बताइए व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ टावर, जब ये 1 kg की बॉल ग्राउंड पे आ जाएगी, मतलब पूरे के पूरे 20 मीटर चल जाएगी, तब बॉल की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, तो 0. नहीं बेटा, टकराने से जस्ट पहले बताओ, ओके सर. वर्क एनर्जी थ्योरम का आपको यूज करना है। तो 10√5। 10√5, हाँ बच्चों, और किसी के सेम आंसर, सर 10√5. ठीक है बेटा 10√5। चलिए वापस से सेम काम हम करने वाले हैं कि यहाँ पे नाउ एट बॉटम ऑफ टावर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 into 10 200. into 20, yes 200 will be equals to final kinetic energy half m v square minus initial kinetic energy half 1 10 का स्क्वायर, so it will be 200 plus 50 equals to v square by 2, v square by 2 equals to 250, यहां से हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 500 एंड v इक्वल्स टू 10√5 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, यस सर. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, मास हमें दिया हुआ है 1 kg, किसी 1 kg के पार्टिकल की जो पोजीशन है चेंजेस बाय इक्वेशन x इक्वल्स टू, जो पोजीशन है इट इज चेंजेस बाय इक्वेशन हाफ t स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग on it in time interval t equals to 0 to t equals to 3 seconds, what will be the what सर will be पूरा the लास्ट, क्या बोल रहे बेटा, सर ऊपर लास्ट, करो, ठीक है बेटा, यस सर, what will be the work done by force acting on it from t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड। बच्चों इक्वेशन दे रखी है हमें कि इसकी जो पोजीशन है
इट इज इक्वल टू x हाफ टी स्क्वायर। बच्चों क्या आप इसके एक्सेलेरेशन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? क्या ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहने वाला है, क्या ये एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, क्या कहेंगे आप? सो कांस्टेंट। So constant. कैसे पता चला बेटा आपको? So differentiation. Sir, x directly proportional to t square. x डायरेक्टली यस, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है, t की पावर 2 है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है जी। अब पावर 3 होता तो बेटा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 3 होता तो Sir, acceleration variable होता है. वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है। यस, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि अगर x की पावर 2, सॉरी, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू पावर 2 है या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, ये सब क्या बता रहे हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये बात Yes, sir. की थी हमने Yes, 1D के sir. केस में। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। दो तरीके हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हमें वर्क डन निकालना आता था, वर्क डन इक्वल्स टू f डॉट dx होता था। चलिए, f की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो x इक्वल्स टू हाफ t स्क्वायर है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? बताइए। वेलोसिटी इज dx by dt and the differentiation of equation half t square will be, will it be t? Yes. And acceleration is dv by dt 1, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया। चलिए, v इक्वल्स टू dx by dt होता है, यहां से dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से dx की वैल्यू हो जाएगी t dt। चलिए, तो फोर्स आ गया हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 इंटू 1, 1 न्यूटन का फोर्स हो गया, और dx की वैल्यू भी आ गई। लिमिट हमारे पास है 0 से 3 तक, तो यहां से वर्क डन निकाल सकता हूं मैं f डॉट dx से। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 इंटू dx, या dx की वैल्यू हो जाएगी t dt। इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। तो इट विल बी क्या हो जाएगा बच्चों? t का इंटीग्रेशन विल इट बी t स्क्वायर बाय 2? Yes, sir. यस। सो इट विल बी 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, क्या आ जाएगा वर्क डन बताइए? इज इट 4.5 जूल? Yes, sir. Yes, sir. यस, 4.5 जूल। बच्चों यहाँ पे जब फोर्स 1 न्यूटन आ गया था, तो क्या हम यहाँ पे, हमने तो ये देखा था कि कांस्टेंट फोर्स के लिए F डॉट dx होता है, पर हमने तो इंटीग्रेट कर दिया। क्या ये हमने गलत किया है? No, sir. नो। देखो क्या होता है एक्चुअली, अगर हम बात करें कि वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लाई हो सकता है, वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लाई हो सकता है, किया जा सकता है। कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला वेरिएबल के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेरिएबल का एक स्पेशल केस हो जाएगा कांस्टेंट फोर्स। समझ रहे हो आप मेरी बात? वेरिएबल sir. फोर्स का भाई, जो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगाते थे, वो तो किसी के भी लिए भी लगा सकते हैं, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। तो ये चीज सब जगह वैलिड है, पर एक बार चीज कांस्टेंट कर दी तो उसके लिए वेरिएबल वाली चीजें नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, ये हो गया। तो पहला तरीका तो हमने वर्क डन निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या होता है? देखो बच्चों, जो फोर्स है, द वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरे केस में या दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे? हम वर्क डन ना निकाल के हम क्या निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। भाई वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ पे v इक्वल्स टू टी। यस और नो बच्चों? द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इज v इक्वल्स टू टी। अब अगर हम बात करें t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों?
what will be the velocity at t equals to 0? 0. 0. And what will be the velocity at t equals to 3 second? 3 meter per second. 3 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 से फोर्स ने काम करना चालू किया, इसकी वेलोसिटी 0 थी. जब पार्टिकल इस पे कंटिन्यू एक्ट करता रहा, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुआ है. और वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके बराबर होने वाला है? वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज वर्क Total work डन done. बाय द फोर्स के बराबर रहेगा. ठीक है बच्चों, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी बताइए? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्या काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी? Yes, sir. और फाइनल Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर. ये हो जाएगा बच्चों 9/2. 9/2 इज 4.52 जूल. चलिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. Change in kinetic energy means final kinetic energy minus initial. So it will be 4.5 minus 0 and it will be 4.5 joule. Yes or no? Yes, sir. Yes. तो दोनों तरीके से चाहे तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं. ठीक है जी. Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर. The velocity of particle of mass m moving along x-axis is given by v equals to b under root x. क्या दी हुई है बच्चों वेलोसिटी? The function of velocity is b under root x. b क्या है? b कोई कांस्टेंट है और x इसका डिस्प्लेसमेंट है. मास ऑफ द पार्टिकल इज m. मास m हमें दिया हुआ है. वी नीड टू calculate the work done by force. Calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force in moving the object. In moving the object from x equals to 0 to x equals to 4 meter. Calculate the work done by force in moving the object from x equals to 0 to x equals to 4 meter. चलिए कीजिए, आप ट्राई कीजिए बच्चों. वेलोसिटी का फंक्शन हमें दिया हुआ है b एन रूट एक्स. हमें क्या करना है? हमें चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे, या फिर इनिशियल वेलोसिटी x इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी और x इक्वल्स टू 4 पे वेलोसिटी निकाल लो. ये वेलोसिटी निकल जाएगी तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. और फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन होता है. तो वर्क डन निकालना है हमें. चलिए निकालिए, क्या आ जाएगा? Sir, MB. MB. ठीक है बेटा. So 3mb square by 2. 3mb स्क्वायर बाय 2. ठीक है बेटा, और बोलिए.
चलिए देखते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 पे जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट किया, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? b अंडर रूट 0। विल इट बी 0 एंड इट इज इनिशियल वेलोसिटी, यस और नो? सर 352 MB स्क्वायर। देखते हैं बेटा, मेरे को भी आंसर याद नहीं है, ठीक है ना। चलिए x इक्वल्स टू 4 पे वेलोसिटी बताइए बच्चों। विल इट बी b अंडर रूट 4 और 2b, यस और नो? यस सर। Yes. और Yes, ये sir. क्या हो Yes, जाएगी sir. बेटा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं। हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम वी फाइनल इज 2b का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल तो 0 था, सो इट विल बी 1/2m 4b स्क्वायर एंड इट विल बी 2mb स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो किस किस के वर्क डन इज इक्वल टू 2mb स्क्वायर के बराबर आ रहा था? यस, वेरी गुड सारिका। चलिए, जिन बच्चों के क्वेश्चन मिसमैच हो रहा है आंसर, एक बार देख लीजिए कहाँ पे गलती हुई है बच्चों, है ना। Yes, चलिए sir. नेक्स्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में किस तरीके से और फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। A ball of mass 100 gram, a ball of mass 100 gram thrown from ground with speed, thrown from ground with speed 20 meter per second, comes back to ground comes back to ground with speed 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड से वो रिटर्न हो रही है। फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। चलिए कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए एक बार। कौन बता पाता है, देखे इसका आंसर। सर नेगेटिव डायरेक्शन में सर 15 जूल। 15 जूल, ठीक है बेटा, वेरी गुड। Yes, sir, same. चलिए बेटा, जो आपने बोला आंसर, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज 15 जूल नेगेटिव डायरेक्शन में। बेटा वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जब क्वांटिटी स्केलर होती है तो
वहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो जो हम आंसर बोलेंगे क्या बोलेंगे, इट इज सिंपली -15 जूल। देखो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो -15 बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। -15 में माइनस सेंस नेगेटिव डायरेक्शन का नहीं दे रहा है, नेगेटिव वर्क डन का दे रहा है बेटा, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए, तो अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे घूम 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 के आ गया, वर्क डन, सॉरी, जब पत्थर मैंने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर गया और घूम के नीचे आ गया। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ग्रेविटी के लिए, भाई यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट में मैं देखता तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पे, यस और नो? Yes, यस sir. सर। इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो एक तो होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, यस और नो, आउट ऑफ टू फोर्स। तो इस पे कौन कौन सा वर्क करेगा, फोर्स एक्ट करेगा? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा और एक करेगा एयर फ्रिक्शनल फोर्स, यस और नो बच्चों? यस सर। यस, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका जो वर्क होगा वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है बच्चों? वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से या इस लेवल से चलना चालू किया और वापस इसी लेवल पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? बोलिए। जीरो। जीरो सर। जीरो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, the gravitational force which is position dependent या work done by gravitational force, work done by gravitational force वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। इसकी पोजीशन डिपेंडेंसी है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बच्चों? सर वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स सर पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता ना सर? फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ बेटा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा, द ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फोर्स की बात नहीं बेटा, वर्क डन की बात है, ठीक है। समझ में आई है बात? ओके सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तो जो वर्क डन होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम लेवल पे है, तो इसके लिए डिपेंडेंसी वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है बेटा, वो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता। इसका एक कंसेप्ट है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। आगे 2 या 3 लेक्चर बाद हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होता है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो जाएगा जीरो, बट फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा नॉन जीरो, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। चलिए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू हाफ, मास दिया हुआ है हमें 100 ग्राम, that means 100 into 10 raised to power minus 3। वी फाइनल कितना है बच्चों? सर 10। 10। इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल के स्क्वायर को, सो इट विल बी हाफ एम 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। इज इट ओके बच्चों? So the work done by friction force will be equals to
ये 100 है, 10⁻³ है, तो इट विल बी 0.1/2 multiplied by 100 minus 400, so it will be 0.1/2 multiplied by माइनस का 300 और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज माइनस का 15 जूल। यही है बच्चों आंसर, सही है? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए, तो इस तरीके से हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द जगह इस चैप्टर में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या चीज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा देंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों? यस सर। यस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों अभी तक हम दो टाइप की एनर्जी पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। और पोटेंशियल एनर्जी में भी हम स्पेशली इलास्टिक पोटेंशियल सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? Sir. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों? बेसिकली द मैकेनिकल एनर्जी, द मैकेनिकल एनर्जी of a system at any instant mechanical energy of a system at any instant is sum of the kinetic energy, sum of the kinetic energy plus and potential energy। तो मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये बेसिकली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का ही सम होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, एम ई इज इक्वल टू के ई प्लस पी यू। यस और नो? पीई। ठीक है बच्चों, एम ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए, Yes, sir. इनको हम थोड़े से और नोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को ई लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी को के लिख देता हूं और पोटेंशियल एनर्जी को यू लिख देता हूं। तो ई इक्वल्स टू के प्लस यू। चलिए, इनके नोटेशंस में आई थिंक अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से ही लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी में के आ रहा है तो के डिनोट्स द काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, Yes, कल sir. इस टॉपिक को हम कंटिन्यू डिस्कशन में रखेंगे बच्चों। थैंक यू। Thank you, sir. sir. थैंक Good यू। night, sir. अगर थैंक यू, अगर किसी बच्चों को किसी एफटी के क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. ओके।